अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आगाज़ करेंगे कराची में जेल चौरंगी के करीब निजी डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग कई घंटे गुजर जाने के बावजूद काबू में न आ सकी। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने स्टोर में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया, जबकि इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए अज़ानें भी दी गई। मेगा सिटी कराची में फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स के मसाइल हल ना हो सके। एक जानिब महकमे को स्टाफ की कमी का सामना है तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में मिलने वाली 52 में से 20 फायर टेंडर्स ड्राइवर्स ना होने के बायस काबिल इस्तेमाल ही नहीं हैं। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ असगर अजीम से। जी असगर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के कई ममालिक के बराबर इसकी आबादी है। लेकिन यहाँ एक तवील अरसे से जो फायर फाइटर्स हैं या फायर ब्रिगेड स्टेशन हैं या आग बुझाने वाला जो महकमा है उसके मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। गुज़िश्ता हुकूमत में, खान साहब की हुकूमत में 52 फायर टेंडर आए थे, उसमें से ज़राए बताते हैं कि तकरीबन 30 वर्किंग हैं और वो 30 वर्किंग भी इस तरीके से हुए कि ड्राइवर दूसरे महकमों से डेपुटेशन पे लाकर उन फायर टेंडर्स को जो है वो मुतहरिक किया गया। इसी तरीके से पूरे कराची में 29 फायर स्टेशन है, लेकिन उन सब की हालत अल्लाह बेहतर ही जानता है कि कितने ख़तरनाक हालत में है। ना उनको कोई पूछता है, ना कोई उनकी उस तरफ कोई तवज्जो देता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जान हथेली पर लेकर हर आग के सामने डट जाने वाले, उसे बुझाने वालों के अपने मसाइल जो है वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि 30 महीने से, जो ज़राए बताते हैं 30 महीने से उन्हें फायर रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। हमेशा ये कहा जाता है कि इस महीने होगा, इस महीने होगा। पिछले 2 महीने जो है वो उनको फायर रिस्क अलाउंस दिया गया, लेकिन मजबूरी तौर पर 30 महीने के बकाया जात हैं। तो ये फायर फाइटर जो हैं ये अपना काम करते हैं, इस शहर को बचाते हैं, आफात से बचाते हैं, कीमती जानों की, अनमोल जानों की हिफाजत करते हैं। इनको जो है वो स्टाफ मुयसर नहीं है, कमी है ड्राइवर्स की, कमी है स्टाफ की, कमी है जो है वो ट्रेनिंग की। तो ज़रूरत इस अमर की है कि शहर कायद मेगा सिटी के लिए इस महकमे को फ़ाल किया जाए, इसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया जाए। जी। कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर के गोदाम में लगने वाली आग ताहाल काबू से बाहर है। फ्लैट्स के रिहायशी बाहिफाजत बाहर निकल आए हैं। इन रिहायशियों ने GTV से खुसूसी गुफ्तगू की, आप भी देखिए। इंतज़ामिया की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ताउन कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे टेंट भी लगा दी, हम लोग के लिए सर्च लाइटें भी लगा रहे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है। हमने बिल्डिंग तो खाली कर दी है। अब हमारी जो फैमिली है ना, वो सुबह 10:30 बजे से रोड पे बैठी है और उसको कोई नज़रसानी नहीं कर रहा। अभी तो देखिए सर, कुछ भी नहीं कर, अल्लाह बस ये दुआ करे अल्लाह ताला ये जो नागानी है उससे हमें आफियत के साथ निकल जाए। फिर इसके बाद मामला देखेंगे जो होंगे, हमारे जो मैनेजमेंट भी है वो देखेंगे इंशाअल्लाह। और आपको सियासी मंजरनामा, लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान फट पड़े। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो तबाही हो जाएगी। इमरान खान ने मज़ीद ये भी कहा कि मुल्क की मईशत की हालत इंतहाई बुरी है, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। मज़ीद ये भी कहा कि अगर हम दिवालिया हो जाते हैं तो पाक फ़ौज हिट होगी, जब फ़ौज हिट होगी तो हमसे एटमी प्रोग्राम भी ले लिया जाएगा। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना, ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी
تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے. جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں. باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں ان کے پلان بنے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے. میں اس لیے زور لگا رہا ہوں. سابق صدر آصف علی زرداری نے عمران خان کے بیان کو مسترد کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی پاکستانی کی زبان نہیں لگتی بلکہ مودی کی زبان لگتی ہے. عمران خان کے بیان پر گلی گلی احتجاج کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ اقتدار کی سب کچھ نہیں ہوتا. بہادر بنو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سیاست کرنا سیکھ لو. اس ملک کے 3 ٹکڑے کرنے کی خواہش ہمارے اور ہماری نسلوں کے جیتے جی پوری نہیں ہو سکتی. پاکستان انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گا. ایم کیو ایم پاکستان نے بھی عمران خان کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا. ایم کیو ایم پاکستان نے کہا ہے کہ عمران خان کا پاکستان کی سالمیت، فوج اور ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان قابل افسوس اور ملک دشمنی ہے. عمران خان کا بیان ان پر ذہنی دباؤ کا عکاس ہے. پاکستان کی بقا عمران خان کی سیاسی بقا سے ہرگز مشروط نہیں ہو سکتی. ایم کیو ایم کے ترجمان نے مزید یہ بھی کہا کہ بانیان پاکستان کی اولادوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. عمران خان کے بیان پر پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے کہا کہ جی ٹی وی سے خصوصی بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو ذہن بیماری ہے اور ان کی ذہنی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. مزید آپ کو بھی سنوائیں گے کہ عمران خان کے بیان پر پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے جی ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ذہنی بیماری ہے اور ان کی ذہنی بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے. آپ کو بھی سنواتے ہیں. جی دیکھیے، عمران خان کو جو ہے بہت ایمرجنسی میں ان کو ذہنی علاج کی ضرورت ہے اور اس کی ذہنی بیماری جو ہے وہ اب ایک ناسور بنتی جا رہی ہے. پہلے وہ ذہنی بیماری ان کی گھر سے شروع ہوئی جب میں گھر میں اندر وہ مختلف معاملات میں انوالو رہے. پھر ان کی کچھ عادات جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک نارمل شخص نہیں ہے اور وہ تو ہم نے برداشت کر لیا. لیکن یہ آدمی ہے کون؟ یہ اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ایک اٹامک ملک کو کبھی ایٹم بم جو ہے اس کے اوپر چلانے کی بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے نیوکلیر جو ہے وہ اثاثے چھین لیے جائیں گے جب ملک 2-3 ٹکڑے ہو جائے گا. یہ اس آدمی کے اس کے اب اوپر پابندی لگنی چاہیے. قطعی طور پر یہ آدمی ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے اور معاشرے کے لیے ایک ناسور بن گیا ہے. یہ فتنہ اور فساد تو تھا جو ہم آپ سے کہتے تھے بار بار، اور میڈیا کا ایک حصہ جو ہے وہ بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہے ان کے بارے میں. رکھیں، شوق سے رکھیں، لیکن فیصلہ کر لیں کہ اہم کون ہے. کیا اس ملک سے زیادہ اہم یہ آدمی ہے جو ذہنی مریض ہے؟ کیا ملک سے جو ہے وہ اپنی جو ہے اداروں سے زیادہ اس شخص کو جو ہے وہ ان کے خلاف بات کرنے کی، اس کے ٹکڑے ہونے کی، وہ جو ہے صرف بات کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے جیسے پہلے لائی تھی لے آئے. اس آدمی کو ساری زندگی سیاست کرنے کے لیے بیساکھیوں کی ضرورت تھی. پہلے یہ جو ہے وہ فوج کو استعمال کرتا رہا اور اب جو ہے یہ سپریم کورٹ کو اور عدالتوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی، بڑی دست بدستہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ آپ دیکھیں یہ آدمی اس ملک میں کرنا کیا چاہ رہا ہے. یہ آدمی اس ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے، جو وہ پہلے ایک ٹریلر دکھا چکا ہے. یہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر یہ رہے تو پاکستان کو خدا نخواستہ رہنا چاہیے، ورنہ پاکستان کو نہیں رہنا چاہیے. بھاول نگر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا، جس سے عوام کی مشکلات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور شہری حکومت سے نالاں دکھائی دے رہے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شیخ زمان مقصود سے. جی زمان، آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، تبدیلی سرکار کے بعد جو آنے والی حکومت ہے یہ بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ میں بہاول نگر کے یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہوں. رات کے یوٹیلیٹی سٹور پہ جو گھی پہ سبسڈی حکومت کی جانب سے دی جا رہی تھی وہ حکومت کی جانب سے سبسڈی ختم کر دی گئی ہے. جو آئل کی قیمت میں تقریباً 213 روپے فی کلو میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح گھی کی بات کریں تو گھی 205 روپے فی کلو میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جو گھی کی نئی
कीमत है वो 555 रुपये और जो ऑयल की नई कीमत है वो 605 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। जब हमारी आवाम से बात हुई तो आवाम का यही कहना था कि ये सरकार जो है आवाम को रिलीफ देने पर आई थी, लेकिन ये आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। उनका मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, हमें रिलीफ दें, जो हमारी मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं उन मुश्किलात में कमी लाई जाए। जी। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल पिम्स सहूलियात के फुकदान का शिकार है। दूर दराज से आए मरीज अस्पताल में ख्वार होने लगे। अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नाकाफी तादाद मरीजों के इलाज में रुकावट बन गई। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सोहेल अब्बासी से। जी सोहेल, अपडेट कीजिएगा, मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सबसे बड़े हस्पताल यानी कि पिम्स में सहूलियात का फुकदान है और जिससे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा के इलाकों से आने वाले जो शहरी हैं वो ख्वार होकर रह गए हैं। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हस्पताल, लेकिन इसमें डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स का स्टाफ है उसकी नहायत किल्लत है, जिसकी वजह से शहरियों के जो मसाइल हैं उनमें यहाँ आकर इजाफा हो जाता है। डॉक्टर्स की किल्लत और शहरियों और बिलखुसूस जो मरीज़ यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए आते हैं उनकी कसरत की वजह से डॉक्टर्स मरीज़ को जो है वो मुनासिब वक्त नहीं दे पाते, जिसके बाद शहरियों को अक्सर जो है वो डॉक्टर से और जो दीगर अमला है उससे शिकायत का जो है वो मौका मिलता रहता है। इसके अलावा यहाँ के अस्पताल की जो सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात की बात करें तो वो भी नागुफ्ता बे उनकी सूरत हाल है, नाकिस सफाई, जबकि लेबॉर्ट्रीज़ की जो नागुफ्ता बे हालत है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये भी हमें यहाँ पर एक शिकायत बड़ी ही कॉमन दिखाई दी है कि जो अमला है अस्पताल का उसकी जानिब से अच्छा बर्ताव भी शहरियों के साथ जो मरीज़ हैं उनके साथ नहीं किया जा रहा। तो इस सारे मामले में यहाँ पर इलाज मालजे के सिलसिले में आने वाले जो शहरी हैं, चाहे वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के हों या इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो गिरदोनवा के इलाके हैं, मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ से आए हों, सभी हमें नाखुश दिखाई देते हैं और वो हुकूमत वक्त से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया एक तो हस्पताल की जो सहूलियात हैं उसमें इजाफा करे और फिर जो यहाँ का अमला है उससे शहरियों के साथ अच्छा बर्ताव रखने की जो है वो अपील कर रहे हैं। जी। शेखुपुरा में 14 साला मेकअप आर्टिस्ट की गैर मामूली सलाहियतों के चर्चे हैं। बाकमाल मेकअप आर्टिस्ट आंखों पर पट्टी बांधकर मुकम्मल मेकअप कर लेता है। दूर दूर से खवातीन बाकमाल मेकअप आर्टिस्ट से सजने संवरने आ रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ गुलाम अली खोकर से। जी गुलाम अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में एक ऐसा कम उम्र मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है जिसके हाथों में कुदरत की ज़ात ने एक ऐसा फ़न दिया है कि जो आंखों पर पट्टी बांध कर भी मेकअप करता है और इस वक्त भी वो एक मेकअप करने में मसरूफ़ है। आए सनी से बात करते हैं कि ये फ़न उसने कैसे सीखा। जी, ये फ़न मुझे 10 साल की उम्र में था, ठीक है, और अल्लाह ताला ने मुझे गॉड गिफ्ट ये दिया है और 4 साल मेकअप करने के बाद मेरे अंदर ये भी महारत आ चुकी कि मैं आंखों के ऊपर पट्टी बांध के मेकअप करना मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अब बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं और ख़ास तौर पे टिकटॉकर्स जैसे कि BBL है, अपना मेकअप करवाने मेरे पास आते हैं और अपनी लुक चेंज करवा के जाते हैं। अक्सर आप वीडियो टिकटॉक पे देखते होंगे। जी बिल्कुल, ये 14 साला सनी जो कि कम उम्री में इसका शौक़ था मेकअप करना और आज ये अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर भी इस कदर खूबसूरत मेकअप करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। जी। और अब आपको बताएं कि कराची में पालतू बैल छत से उतारते हुए क्रेन पर आ गिरा। भारी भरकम बैल ज़मीन पर गिरने से मर गया। बैल क्रेन पर गिरने से क्रेन को भी नुकसान पहुंचा। बैल क्रेन से गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कराची से अफसोसनाक खबर, जहां पालतू बैल छत से उतारते हुए क्रेन पर आ गिरा। भारी भरकम बैल ज़मीन पर गिरने से मर गया। बैल क्रेन पर गिरने से क्रेन को भी नुकसान पहुंचा। बैल क्रेन से गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बदीन में ज़मींदार के रखवालों ने बेज़बान जानवर पर जुल्म की इंतहा कर दी। खेत में घास चढ़ने पर गाय को मार मार कर उसकी टांगें तोड़ डाली। वाक़या नवाही गांव लाल खान चौंग में पेश आया, जहां गाय घास खाने की तलाश में खेतों में चली गई। मुकामी ज़मींदार के रखवालों के सितम पर गाय के मालिक समेत इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए पुलिस से मदद तलब कर ली। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस बासर अफराद को गिरफ्तार नहीं कर रही।
मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज करते रहेंगे। मुजफ्फरगढ़ में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहसील अलीपुर में 2 रोज़ कबल एक घर से मकतूलीन इमरान, एहलिया सायरा बीबी और उनके 3 मासूम बच्चियों की लाशें बरामद हुई थीं, जिन्हें तेज़ धार आले से गले काट कर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल करके लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं, जबकि फॉरेंसिक टीमों की जानिब से मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री पहुंचा दिए गए। वाक़ये का मुकदमा थाना सिटी में कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज कर लिया गया है। भावल नगर में डीपीओ को शिकायत करने पर मुखालफिन ने नौजवान पर तेज़ाब फेंक दिया। तेज़ाब गर्दी का शिकार नौजवान बुरी तरह झुलस कर जख्मी हो गया। थाना सदर की हदूद गर्दी और गर्दारी वाला के करीब नौजवान खालिद महमूद को मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान अजहर, तनवीर और उसके 3 साथियों ने रोका और तेज़ाब फेंक कर फरार हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़ये का डीपीओ ने नोटिस ले लिया। पुलिस ने 5 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार भी कर लिया। कराची में पुलिस का फ्लैट पर छापे का वाकया। गिरफ्तारी के खौफ से मुल्जिम ने 3री मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मुल्जिम की खुदकुशी का मुकदमा सदर थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकये से मुतालिक मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। गिरफ्तारी के खौफ से मुल्जिम की खुदकुशी। सदर थाने की हुदूद में गुज़िश्ता रोज अस्करी 3 में वाक़े फ्लैट की 3री मंजिल पर बोट बेसन पुलिस ने छापा मारा। मुल्जिम ने छापे के दौरान फ्लैट से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की शनाख्त 40 साला उस्मान के नाम से की गई है। उस्मान इससे कबल भी दीगर मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुल्जिम पर 16 लाख रुपए का चेक बाउंस होने का इल्जाम भी था। मुल्जिम उस्मान की खुदकुशी का मुकदमा सदर थाने में दर्ज कर लिया गया है। लवाहिकीन के बयानात के बाद मजीद तहकीकात की जाएगी। ओकाड़ा में जुल्म की दास्तां रकम कर दी गई। घरेलू तनाज़े पर संगदिल शौहर ने भाई और कज़न के साथ मिलकर बीवी के सर के बाल मूंड दिए। खातून शौहर के मजालिम से तंग थी और नाराज़ होकर वालिदैन के घर जा रही थी। मुल्जिम ने फ़ोन करके अपने भाई सलीम, बुलंद और अफजई और जहांगीर को बुला लिया। खातून के हाथ पैर बांधकर लातों घूंसों से मारने के बाद सर के बाल मूंड डाले। वाक़ये पर डीपीओ के नोटिस पर थाना संदड़ा पुलिस ने मुतासरा खातून के मुल्जिम शौहर और देवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद में कई रोज़ के हब्स के बाद बादल जमकर बरसे और जल थल एक हो गया। आसमान से काले बादल बरसने के बाद ठंडी हवा ने मौसम खुशगवार कर दिया। शहर के देही इलाके टंडो जाम और पसगरदाई के ज़रई माहिरीन ने बरसात से आम के बागात को शदीद नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। ज़रई माहिर के मुताबिक खुश्क साली से पहले ही आम की पैदावार 35% कम है, जबकि बरसात के बायस आम की पैदावार पर असर पड़ेगा। ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में शोबा फ़िज़िक्स के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की नुमाइश लगाई गई। नुमाइश में तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स के तलबा किसी से कम नहीं। फिजिक्स के साइंसी प्रोजेक्ट में नत नए ख्यालात पेश किया गया। रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद सगीर ने इफ्तिताह करते हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। आज उन्होंने एग्जीबिशन जो है वो रखी हुई है, तो इसमें जो है जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने तकरीबन 100 के करीब डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीबिशन में रखे हैं और सारे के सारे जो है वो अप्लाइड नेचर के हैं। नुमाइश में स्मार्ट होम, ऑटोमेशन, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल बाइक, सेंसर्ड लाइट्स, नाबीना अफराद के लिए डिजिटल स्टिक, आवाज से चलने वाली व्हील चेयर, एग्रीकल्चर ड्रोन और दीगर एजादात शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो फायर स्मोक एंड सिक्योरिटी सिस्टम है। उसका बेसिक ये है कि उसमें सेंसर वगैरह यूज हो रहे हैं। अगर जैसे आपके घर में आग लगी है या आपके घर में धुआं आ रहा है तो वो सेंसर के थ्रू आपको LED पे शो हो जाएगा। बच्चों के लिए सेकंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन क्रिएट किया इधर, तो इसका बेसिकली मकसद ये था कि बच्चों में क्रिएटिविटी एबिलिटीज इन्हांस की जाएं, बाकी भी बच्चे इनसे मोटिवेट हो सके। शुरा का कहना है कि तलबा और तालबात की इजादात को कमर्शियल करें ताकि माशरे की तरक्की के साथ साथ टेक्नोलॉजी में खुद किफालत का सफर तेजी से तय किया जा सके। एहसन अली, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में कुदरत का करिश्मा। मौसम गर्मा में भी बर्फबारी होने लगी है। रत्ती गली और गिरदनवा के इलाकों में अचानक बर्फबारी से गर्म मौसम ठंडे ठार मौसम में तब्दील हो गया। नीलम वैली के बलाई इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि नगदरे के इलाके में तेज़ पानी के बहाव और ज़्यादा बारिश से गंदम की फसल और फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुँचा है।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ई चालान से मुतालिक 8 सफ़हात पर मुश्तमिल बड़ा तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सेफ सिटी चालान को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालती फैसले को शहरियों ने खुशाइन करार दिया है। मज़ीद तफसीलात देखिए शेख ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के ई चालान को गैर कानूनी करार देने को शहरियों ने खुशाइन करार दे दिया। शहरियों का कहना है ई चालान की वजह से मुतअद्दिद बार हमारे घरों पर हजारों रुपए के चालान आए और हमें भुगतना पड़े। देर आए दुरुस्त आए, ये हाई कोर्ट का बड़ा अदालत का बहुत अच्छा फैसला है। हुकूमत की बहुत मेहरबानी है जो इन्होंने गरीब लोगों के बारे सोचा है। अदालती फैसले के बाद माहिरीन कानून का कहना था कि मज़कूरा कानून के नफाज से पहल पार्लियामान के तयशुदा रूल्स और हदायत के मुताबिक सेफ सिटी अथॉरिटी को अमल दरामद करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये किसी हद तक ठीक बात है कि जब तक समाज खुद इवॉल्व हो के महज़ब नहीं होता तो सिर्फ कैमरे लगाने से उसको आप महज़ब नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसमें बेनिफिट्स भी हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक वार्डन को हेक्टिक काम करना पड़ेगा, अगर है फौरी चालान मैनुअल करने पड़ेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नान दहिंदगान की गाड़ियां सड़कों पर जबरदस्ती रोककर ट्रैफिक वार्डन या सेफ सिटी स्टाफ गाड़ियां बंद करने और जुर्माना वसूल नहीं कर सकते। असेंबली से कानून मंजूर करवाए बगैर सेफ सिटी के जरिए ई चालान और जुर्मानों की वसूलियां नहीं हो सकती। इस पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए ई चालान को गैर कानूनी करार दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ ज़ैनुल आबदीन, GTV लाहौर। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अरबों रुपए की संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट में 14 अरब रुपए से जायद की माली बेकायदगियों की निशानदही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ठेकों में मंजूर नज़र अफराद को नवाजा गया है। पेशावर की तरक्की का जिम्मेदार इदारा पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी करप्शन का गढ़ बन गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक माली बेकायदगियों की सूरत में इदारे को 14 अरब 83 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तरक्याती मंसूबों के ठेकों में भी मंजूर नजर अफराद को नवाज कर इदारे को 1 अरब रुपए से जायद का टीका लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में मुख्तस बजट से इजाफी रकम खर्च की गई। अंदरूनी शहर शाहराहों की तामीर और बहाली पर बजट से 1 अरब 26 करोड़ 60 लाख रुपए, रंग रोड की नादरन सेक्शन में मुख्तस बजट से 50 करोड़ 60 लाख रुपए, अपलिफ्ट प्रोग्राम पर मजमूई तौर पर 4 अरब 71 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए। माली साल 2020-21 के दौरान पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड में 9 अरब 54 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन मुख्तस बजट से 3 अरब 32 करोड़ 91 लाख रुपए इजाफी खर्च किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर बन्नू को गैर कानूनी तौर पर रिहाइशगाह देने से खजाने को 96 लाख रुपए, रिटायर्ड मुलाजमीन की कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने पर खजाने को 1 करोड़, कमर्शियल पॉइंट्स की इंस्पेक्शन न करने से खजाने को 1 अरब 19 करोड़ 24 लाख रुपए का टीका लगाया गया। नवाब शेर, GTV न्यूज, पेशावर। और अब आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में बुज़दार सरकार के दौरे हुकूमत ने शाहराहों की तज़ीन और आइश के लिए फुटपाथ पर लगाए गए खजूर के दरख्त लगाने के मंसूबे में 30 करोड़ रुपए के करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात हसनैन अहमद की रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में 2 साल कबल शहर की खूबसूरती के लिए साबिक चेयरमैन PHA, साबिक कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक और साबिक DG PHA इकबाल फरीद की तजवीज़ पर सेंट्रल जेल रोड, रेलवे रोड और कॉलेज रोड पर शाहराहों के दरमियान और फुटपाथ पर खजूर के दरख्त लगाए गए थे। खजूर के दरख्त लगाए जाने के इस मंसूबे में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नए कारनामे के मुताबिक दरख्त जमीन पर लगाने के बजाय पत्थरों पर लगा दिए गए। मुतअद्दिद दरख्त सूख कर गल चुके हैं। तेज हवाओं बारिशों में इन मुर्दा और खुश दरख्तों के गिरने की वजह से कई हादसात रूनुमा हुए, जिनकी वजह से कई शहरी जख्मी भी हुए हैं। देख सकते हैं ये मुबैना तौर पर इस पे करप्शन के जो है ना वाज़ेह सबूत नज़र आ रहे हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक एक खजूर की कीमत जो है ना वो 80,000 के करीब है। ये जो है ना पक्का रोड है और 3 फुट खुदाई की गई, इसे लगाया गया। ये खजूर जो है ना मर गए हैं, सूख गए हैं। फलाही कारकुन और शहरियों के मुताबिक महकमा PHA ने पार्क और खजूर के मंसूबे में 30 करोड़ रुपए की करप्शन की। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बुज़दार दौरे हुकूमत ने PHA के करप्शन करने वाले अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहर उलिया मुल्तान में सुल्तानुल आरिफीन हज़रत शाह शम्स तबरेज़ी के 769वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंद हाज़री के लिए आ रहे हैं। मोहम्मद सकलैन की रिपोर्ट देखिए।
حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے. آپ کی ولادت باسعادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو بمقام ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی. آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوتا ہوا 19ویں پشت میں حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے. آپ کا مولانا روم سے ملاقات کا واقعہ بہت شہرت رکھتا ہے. آپ نے مولانا روم کی چند کتابیں پانی کے حوض میں ڈال دی تھیں جن کا انہیں بہت دکھ ہوا. آپ نے وہ کتابیں حوض سے نکال کر واپس دیں جو بالکل خشک تھیں. مولانا جلال الدین رومی نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس کے نام وقف کر دی. ہر سال کی طرح اس سال بھی کمشنر ملتان نے مزار کو غسل دینے کے بعد عرس کی تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. امریکی ریاست اوکلاہوما کے شہر ٹیسلا کے اسپتال میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی میڈیا کے مطابق حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے جبکہ فائرنگ کے بعد حملہ آور نے خودکشی کر لی. پولیس کے مطابق ملزم نے اسپتال میں داخل ہوتے ہی رائفل اور پستول سے فائرنگ کی. ہلاک ملزم کے اہل خانہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے. اسرائیل اور بھارت کا دفاعی گٹھ جوڑ خطے کے امن کے لیے خطرہ بن گیا. سفارتی تعلقات کے 30 سال مکمل ہونے پر بھارت اور اسرائیل اسپیشل سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کریں گے. اسرائیلی وزیر دفاع بینی گنیٹر جمعرات کو بھارت کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران اسرائیل وزیر دفاع بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقاتیں بھی کریں گے. حالیہ برسوں میں اسرائیل نے بھارت کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے اور اربوں ڈالر کے ہتھیار بھارت نے اسرائیل سے خریدے ہیں. میکسیکو میں سمندری طوفان آگتا کی تباہ کاریوں کی وجہ سے 11 افراد ہلاک ہو گئے. 30 سے زائد لاپتہ ہو گئے. حکام کے مطابق جنوبی ریاست نے اس طوفان کے ساتھ بارش بھی ہوئی ہے جبکہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے. کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی جس کی وجہ سے کئی مکانات زمین بوس ہو گئے. ریاست کے گورنر کے مطابق دریا میں طغیانی اب بھی برقرار ہے جس سے مزید تباہی کا اندیشہ بدستور موجود ہے. چینی شہر شنگھائی میں کرونا لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے روزمرہ زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے. اس شہر میں 2 ماہ تک لاک ڈاؤن نافذ رہا جس کی وجہ سے شہری گھروں میں قید ہو گئے تھے. چینی کمرشل ہب شنگھائی میں اس سخت پابندیوں کی وجہ سے ملکی معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے. نئے کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد چینی حکومت نے بیجنگ اور شنگھائی میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا تھا. بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی ان شہروں میں نگرانی کا عمل جاری ہے. اور اب کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنگ سے تباہ حال ملک یوکرین کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری. یوکرین کی فٹ بال ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ کوالیفائنگ میں اسکاٹ لینڈ کو شکست دے کر اہم کامیابی حاصل کر لی. جنگ کی وجہ سے ری شیڈیول اس مقابلے میں یوکرین نے حریف ٹیم اسکاٹ لینڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. یوکرین کو اب قطر ورلڈ کپ میں جگہ بنانے کے لیے ایک اور فتح کی ضرورت ہے. اتوار کے روز یوکرین کی ٹیم عالمی کپ میں اپنی نشست کنفرم کرنے کے سلسلے میں ویلز کے مد مقابل ہوگی. ملتان کی گرمیوں ویسٹ انڈیز کی ٹیم سے ایک ساتھ مقابلے کی تیاری شاہینوں نے آغاز کر دیا. کپتان بابر اعظم کیمپ کے آغاز پر پر امید ہیں. کہتے ہیں کل سے ٹیم سیریز کی تیاریاں بھرپور انداز میں شروع کریں گے. شاٹ 2 مہینے آرام کیا اور اب قومی ذمہ داری کے لیے پوری ٹیم بے قرار ہے. کپتان بابر اعظم نے ایک اور ہوم سیریز کے لیے کمر کس لی. ہمارا کل سے کیمپ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور ملتان میں بھی کافی دیر بعد میچز سٹارٹ ہو رہے ہیں. PSL کا لاسٹ میچ کھیلا تھا اس کے بعد اب ویسٹ انڈیز کی سیریز ہونے جا رہی ہے. پاکستان کی رنز مشین کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ تینوں فارمیٹ میں نمبر 1 رہوں. اس کے لیے سخت محنت اور قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اگر آپ نے تینوں فارمیٹ کھیلنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فٹنس پہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک کرکٹ ہے اور گیپ کم ملتا ہے کیونکہ کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو گیپ کم ملتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا فٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوں. بابر اعظم نے کاؤنٹی کرکٹ کو پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے سود مند قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. صوبائی وزیر اطلاع ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن کی انقرہ میں ترکی کے نائب وزیر برائے ٹرانسپورٹ سے ملاقات ہوئی. شرجیل انعام میمن نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ترکی کامیابیوں کو سراہا. ترک کمپنیوں کو پاکستان خصوصاً صوبہ سندھ میں اپنے ٹرانسپورٹ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگانے کی دعوت دے دی ہے. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے معاہدوں کے تحت ترک سرمایہ کاروں کو سہولتیں اور سبسڈی فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے. فیفا ورلڈ کپ ٹرافی ٹور کا کوکا کولا 7 جون لاہور پہنچے گا. پاکستانی شائقین کوکا کولا کی جانب سے 5ویں فیفا ورلڈ کپ ٹرافی ٹور کا تجربہ کر سکیں گے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فٹ بال کے دیوانوں کے لیے اچھی خبر آ گئی. دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کی چمچماتی ٹرافی کو قریب سے دیکھنے کا لاہوریوں کو موقع ملے گا. کوکا کولا پاکستان اور افغانستان کے نائب صدر فہد اشرف کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ کھیل قوموں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں اور کوکا کولا میں ہم اتحاد کے اس جذبے کو آگے بڑھاتے ہوئے بے حد خوش ہیں. فیفا ورلڈ کپ کے فاتح اور لیجنڈری فٹ بالر کرسٹین ٹرافی کے ساتھ ہوں گے.
اور اب آپ کو بتائیں کہ ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ جنوبی کوریا نے جیت لیا۔ جکارتا میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے فائنل میں جنوبی کوریا نے ملائیشیا کو 2-1 سے شکست دے دی۔ ایونٹ میں پاکستان 5ویں نمبر پر رہا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8-0 سے ہرا کر 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ میں بھارت نے 3ری، جاپان نے 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ عام خبریں آپ کو بتائیے، مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ GTV نیوز نیٹورک۔ دیکھتے رہیے جی پاکستان کے لیے۔